गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हम देख रहे थे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पहले भाग में मैंने आपको समझाया कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये क्या है क्या आखिर। दो चार लाइनों में फिर से मैं ब्रीफ करना चाहूँगी, थोड़ा बताना चाहूँगी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है। उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि जिस प्रकार गांधी जी धर्म और राजनीति को मिलाने की बात करते हैं, धर्म के राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात करते हैं, या गांधी जी के समस्त जो विचार हैं, चाहे राज्य संबंधी हो, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, या हम कहें कि जो गांधीवाद है वो मानवता प्रेरित है, वो मानवीयता प्रेरित है, मनुष्यता पर उसको विश्वास है, मनुष्य के देवत्व में उसको विश्वास है। तो उसी तरह से गांधी जी को जो आर्थिक विचार है वो भी गांधी जी की इसी मनुष्यता से प्रेरित है। आर्थिक विचार में गांधी जी एक तरह से जो पूंजीवाद और साम्यवाद की समस्याओं का समाधान देखते हैं। और किस तरह से समाधान देखते हैं? वो ऐसा समझते हैं कि श्रम और पूंजी, यानी श्रमिक और पूंजीपति, यानी अमीर और गरीब, इनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है, इनके मध्य जो घृणा है उसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है, या हम कहें कि जो पूंजीपति हैं, जो संपत्ति का जो स्वामी समझते हैं अपने आप को, वो किस तरह से उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो उस संपत्ति का स्वामी न समझ करके क्या समझे, ट्रस्टी समझे। और ये ट्रस्टी समझना ही क्या है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टी समझने का मतलब मालिक न समझ करके न्यासी समझे, संरक्षक समझे, और जो अतिरिक्त उनके पास संपत्ति है उसका प्रयोग वो क्या करें, किस लिए करें, समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए करें। और इस विचार के आधार पर वो गांधी जी ये बताना चाहते हैं कि वो पूंजीवाद को समाप्त नहीं करना चाहते, पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी को समाप्त नहीं करना चाहते। पूंजीवाद को समाप्त करने का मतलब क्या है? पूंजीवाद के पीछे जो शोषण, हिंसा, तनाव, संघर्ष, अमीर और गरीब के बीच में जो घृणा है उसको समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यही पूंजीवाद की बुराइयां हैं। तो इसके लिए वो एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं। गांधी जी के समय में जो दूसरी लोकप्रिय विचारधारा थी, जिसको राज्य अपने अर्थतंत्र का आधार समझते थे कुछ राज्यों में, वो थी साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी सोच वाली विचारधारा। उसमें गांधी जी कहना चाहते हैं कि इस विचारधारा को भी हम नहीं अपना सकते। किस लिए नहीं अपना सकते? क्योंकि हिंसा पर आधारित है, क्योंकि ये क्रांति की बात करता है, क्योंकि खून बहाने की बात करता है, और गांधी जी कभी भी इस तरह की विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी का जो मूल जो विचारों का आधार है, वही जिस प्रकार वो धर्म और राजनीति को मिलाने की बात करते हैं नैतिकता के आधार, वो कहते हैं कि धर्म और राजनीति, यानी राजनीति को अगर हम नैतिकता से विहीन कर देंगे तो वो राजनीति मृत्यु जाल है जो आत्मा का हनन करती है। इसी प्रकार वो अर्थशास्त्र को भी धर्म और नैतिकता से मिलाना चाहते हैं। अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के बीच में भेद नहीं करते, अर्थशास्त्र नीति शास्त्र के मध्य वो मेल चाहते हैं। कहने की बात यह है कि जिस तरह से पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा अर्थशास्त्र मोम की मूर्ति की तरह है जो दिखने में सजीव लगती है, लेकिन सच में वो क्या होती है, प्राण विहीन होती है, उसमें जीवन नहीं होता। यानी ऐसा अर्थशास्त्र जो नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं हो, ऐसा अर्थशास्त्र जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता हो, अनदेखी करता हो, वो असत्य है, वो कभी भी समाज का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए गांधी जी अर्थशास्त्र ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स पिछली क्लास में आपको समझाए थे। एक बार थोड़ा सा उन पॉइंट्स को फिर से मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। गांधी जी ट्रस्टीशिप के इस सिद्धांत में ये जो 4 पॉइंट आपके सामने हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात, संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन होगा? समाज। ये मूल भावना। संपत्ति का स्वामी व्यक्ति नहीं होगा, पूंजीपति नहीं होगा, संपत्ति का स्वामी किसको माना जाएगा? समाज को। क्यों? क्योंकि गांधी जी ऐसा समझते हैं कि जो भी समाज में है, जो भी इस सृष्टि में विद्यमान है, वो ईश्वर का है, और ईश्वर का है
तो किसी गरीब का नहीं है, किसी अमीर का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो संपूर्ण समाज का है। इसलिए उसका इस्तेमाल संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये उनका ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में मूल भाव है। फिर दूसरी बात, वर्ग संघर्ष के स्थान पर वो वर्ग सहयोग की बात करते हैं। वर्ग संघर्ष से मतलब अमीर और गरीब, उच्च और निम्न वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में, जिसको समय समय पर हम अलग अलग नामों से संबोधित करते रहे हैं। गांधी जी की मान्यता है कि इन वर्गों के बीच में मैत्री की जा सकती है, इनके बीच में घृणा को समाप्त किया जा सकता है। घृणा का उन्मूलन जो सदियों से इनके बीच में संघर्ष है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते, वो किसकी बात करते हैं? वर्ग सहयोग की बात करते हैं। तीसरी बात, अहिंसक पद्धति द्वारा पूंजीवाद की समाप्ति। देखिए, पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पूंजीवाद ही दुनिया की सारी समस्याओं का, वर्तमान जो समस्याएं, जो शोषण है, अन्याय है, संघर्ष है, उन सब का कारण क्या है? पूंजीवादी पद्धति, पूंजीवाद। क्यों? क्योंकि ये पूंजी और पूंजीपति को महत्व देता है और श्रमिक गरीब को मूल्यहीन समझता है। हम ये कहेंगे कि यह पूंजी को राजा समझता है तो जो श्रमिक है उसको रंक समझता है। उनके बीच में कभी मैत्री की स्थापना हो नहीं सकती। लेकिन गांधी जी ऐसा समझते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ऐसा है जो राजा और रंक को समान कर रहा है, और अहिंसक पद्धति द्वारा। स्पष्ट बात यह है कि सत्याग्रह द्वारा, अहिंसक पद्धति द्वारा कैसे? पूंजीपतियों के मन को बदल करके, उनकी आत्मा को जगा करके, पूंजीपतियों को स्वयं वो आमंत्रित करते हैं कि उनको एक तरह से हम कहेंगे सुधरने का अवसर देते हैं सत्याग्रह द्वारा, ताकि अपनी आत्मा से, अपने मन से वो इस बात को स्वीकार करें। तो अहिंसक पद्धति द्वारा वो पूंजीवाद की समाप्ति चाहते हैं। फिर है समानता पर आधारित सिद्धांत। जैसा मैंने कहा कि ये सिद्धांत समानता पर आधारित सिद्धांत है। ये किसी कर्म को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता, सभी को समान मानता है, या ये कहें कि ये अंतर नहीं करता समाज में। इसलिए वो श्रम के सिद्धांत को रखते हैं, कायिक श्रम की अवधारणा को रखते हैं, श्रम को मूल्यवान समझते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो जीवन उसको दिया है ईश्वर ने, उसको भोजन ग्रहण करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वो श्रम नहीं करता। तो इस तरह से श्रम की प्रतिष्ठा करके, श्रम को सम्मानित करके वो समाज में क्या लाना चाहते हैं? समानता लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ये 4 पॉइंट हुए। आज हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या कहता है? संपत्ति के निजी स्वामित्व को सीमित रूप में मान्यता। देखिए, निजी स्वामित्व के विरोधी है गांधी जी भी, निजी स्वामित्व के विरोधी हैं समाजवादी विचारधारा भी, साम्यवादी विचारधारा भी। लेकिन साम्यवादी विचारधारा इस निजी स्वामित्व को समाप्त करने के लिए क्रांति की बात करता है, हिंसा की बात करता है, जिसको गांधी जी कभी भी कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन निजी स्वामित्व के गांधी जी भी विरोधी हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रख करके वो निजी स्वामित्व को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन सीमित रूप में। और स्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गांधी जी पूंजीपतियों की धन कमाने की जो क्षमता और योग्यता है उसका समाज के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। समाज के लिए प्रयोग करना चाहते से मतलब क्या है? कि पूंजीपतियों के पास जो धन होगा उसको छीना नहीं जाएगा। यानी निजी स्वामित्व को इस रूप में स्वीकार करते हैं कि पूंजीपतियों का धन छीना नहीं जाएगा, पूंजीपतियों के पास ही रहेगा। लेकिन उस धन का वो क्या समझेंगे? अपने आप को ट्रस्टी समझेंगे, उसके संरक्षक समझेंगे, और पूंजीपतियों को आह्वान करते हैं कि उस अतिरिक्त धन को वो किस लिए इस्तेमाल करें? समाज के कल्याण के लिए करें। तो संपत्ति के निजी स्वामित्व को सीमित रूप में हम कह सकते हैं कि वो स्वीकार करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूंजीपतियों के प्रति, या पूंजीपतियों की श्रमिकों के प्रति और श्रमिकों की पूंजीपतियों के प्रति जो घृणा के भाव है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं और प्रेम की शक्ति की जीत चाहते हैं। इसलिए वो पूंजीपतियों की निजी स्वामित्व को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन पूंजीपतियों के जो हम कहें उनकी अंतरात्मा को जगाते हैं कि जो अतिरिक्त धन है वो समाज का है, सृष्टि का है। इस सृष्टि में
जो भी विद्यमान है, पूंजीपति इस बात को स्वीकार करे कि वो ईश्वर का है, समाज का है। ठीक है, सो संपत्ति के निजी स्वामित्व को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन सीमित रूप में, पूरी तरह से नहीं। छठा जो पॉइंट है, सार्वजनिक हित हेतु संपत्ति का प्रयोग। देखिए, ये मूल भाव है गांधी जी का, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के सारे पॉइंट्स हम कह सकते हैं इसी मूल भाव के इर्द गिर्द है। क्या चाहते हैं गांधी जी? समाज का कल्याण चाहते हैं, गरीबों का कल्याण चाहते हैं, निम्न वर्ग का कल्याण चाहते हैं, और इसीलिए जो संपत्ति है उसका कैसा प्रयोग चाहते हैं? सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग। सार्वजनिक हित यानी समाज कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। यानी जो भी उत्पादन होगा वो समाज के लाभ के लिए होगा, व्यक्ति या पूंजीपति के लाभ के लिए नहीं होगा। सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति का प्रयोग वो चाहते हैं, कहने की बात ये है। अगला जो पॉइंट है वो है गरीब और अमीर के मध्य असंतुलन को दूर करने का प्रयास। सारे ही पॉइंट्स हम कह सकते हैं, देखिए, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के पूरक हैं, सभी के भाव लगभग एक ही है। गांधी जी क्या चाहते हैं? गांधी जी, जैसा मैंने अभी आपको कहा, जो घृणा है उसको समाप्त करना चाहते हैं। जो पूंजीपति हैं, जो अपने आप को मालिक समझते हैं, उनके मन में वो भाव लाना चाहते हैं कि वो अपने आप को मालिक नहीं समझे, न्यासी समझे, संरक्षक समझे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैसा पहले मैंने कहा कि पूंजीवाद की समाप्ति नहीं चाहते, नहीं, पूंजीवाद की समाप्ति चाहते हैं, लेकिन पूंजी की नहीं। पूंजीपतियों का विनाश नहीं चाहते, पूंजीवाद का विनाश चाहते हैं। देखिए, दो बात है, पूंजीवाद का विनाश चाहते हैं, पूंजीवाद के साथ जुड़ी हुई समस्त जो शोषणकारी जो बातें हैं उन सबको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूंजीपतियों को समाप्त करना चाहते हैं, जिस तरह से साम्यवाद कहता है। साम्यवाद कहता है कि पूंजीवाद और पूंजीपति, उसका समूल नाश होना चाहिए। यानी साम्यवादी धारणा है कि जब तक पूंजीवाद को दफन नहीं किया जाएगा, पूंजीपतियों को समाप्त नहीं किया जा सकता, तब तक राज्यविहीन वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हो सकती, समाज में समानता नहीं ला सकते, और श्रमिकों का शासन स्थापित नहीं हो सकता, या श्रमिकों को जो सम्मानपूर्ण जीवन तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक पूंजीवाद और पूंजीपतियों को समाप्त हम नहीं करें। लेकिन गांधी जी पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन पूंजीवाद का जो आधार हम कह सकते हैं पूंजीपति। देखिए, दो अलग बातें हैं। पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन पूंजीपतियों को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले आपको कहा कि पूंजीपतियों को क्यों नहीं समाप्त करना चाहते हैं, ताकि समाज का कल्याण उनके द्वारा किया जा सके। तो इस तरह से हम कहेंगे कि गरीब सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति का प्रयोग चाहते हैं, और गरीब और अमीर के मध्य वो असंतुलन दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की नीतियों को रख करके। ठीक है, पूंजीवाद के खिलाफ है, लेकिन पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है। इसलिए जैसा ऊपर कहा कि निजी स्वामित्व का वो सीमित रूप में मान्यता दे रहे हैं। सीमित रूप में इसलिए क्योंकि अंततः अधिकार राज्य का रहेगा। अगर पूंजीपति ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली तैयार नहीं होते हैं तो उनको सत्याग्रह द्वारा तैयार किया जाएगा, अहिंसक नीति द्वारा तैयार किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तैयार नहीं होते हैं तो राज्य को अधिकार होगा इस तरह के पूंजीपतियों के खिलाफ कानून के प्रयोग का। ठीक है, इसी तरह से जो 8th पॉइंट है, उत्पादन लाभ के लिए नहीं वरन सामाजिक आवश्यकताओं की। वही वाली बात फिर आ रही है, जो उत्पादन होगा वो सामाजिक आवश्यकताओं के लिए होगा, लाभ के लिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। जो बिजनेस होता है उसका मूल आधार क्या होता है? लाभ, प्रॉफिट। और पूंजीपति प्रॉफिट के लिए ही जीता है, और इस प्रॉफिट के लिए ही वो शोषण करता है। श्रमिकों का अधिकाधिक वो शोषण इस प्रॉफिट के लिए ही करता है, इस लाभ के लिए ही करता है। लेकिन गांधी जी क्या कह रहे हैं, ये लोग जो लाभ का तत्व है इसको वो समाप्त करना चाहते हैं। उत्पादन लाभ के लिए नहीं होगा, जिस तरह की सामाजिक आवश्यकताएं होंगी उसके आधार, और जब लाभ के लिए नहीं होगा तो शोषण भी नहीं होगा, संघर्ष भी नहीं होगा, और पूंजी और श्रमिक के बीच में घृणा भी डेवलप नहीं होगी। तो इस तरह से गांधी जी कहते हैं कि उत्पादन जो होगा वो लाभ के लिए नहीं होगा,
सामाजिक आवश्यकताओं, हमारी आवश्यकताओं के लिए होगा, बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसके लिए होगा। देखिए, ये गांधी जी इस जो पूंजी जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ये कुछ 2 पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं गांधी जी? गांधी जी's ideas focused around the concept of dharma, duty to the society। मेन जो गांधी जी जो ईश्वर, धर्म और सत्य की बात करते हैं, उनका जीवन का आधार है, ये जीवन का आधार क्या, उन सारे विचारों का आधार है, यही धर्म है जो सोसाइटी के प्रति, जो हम समाज के प्रति है, और धर्म जो है समाज के प्रत्येक क्षेत्र में है। तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो भी इसी के इर्द गिर्द है। और क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस का रोल है, वो जो बिजनेस का रोल है वो क्या है, बीइंग ऑफ अ ट्रस्टी ऑफ स्टेवर्ड ऑफ व्हाट यू होल्ड। यानी क्या कहना चाहते हैं कि बिजनेस का रोल क्या होना, ट्रस्टी का रोल क्या होना, कि जो समाज में व्यवस्था है और जो बिजनेस है वो समाज के लिए है, समाज में जो विद्यमान है, जो भी समाज का कल्याण हम कर सकते हैं उसके लिए वो होना चाहिए बिजनेस का रोल। व्यवस्था करना समाज में, धर्म की, न्याय की व्यवस्था अर्थ के आधार पर भी करना। कहने की बात यह है, वो ये कहना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र भी धर्म के सिद्धांतों पर टिका हुआ है, नैतिकता के आधार पर टिका हुआ है। और क्या कहें, सरप्लस जो वेल्थ है, जो अतिरिक्त जो संपत्ति है, वो किसके पास होगी, उसको सामान्य आवश्यकताओं, सामान्य हित के लिए यूज किया जाएगा। क्या कह रहे हैं, सरप्लस वेल्थ नीड्स टू बी केप्ट इन ट्रस्ट फॉर कॉमन गुड एंड द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यानी समाज के कल्याण के लिए होगा। जो सामान्य हित होंगे उनके लिए, जो पूंजीपति है उनकी जो अतिरिक्त संपत्ति होगी समाज के कल्याण के लिए होगी, सामान्य हित के लिए होगी, जिसमें सबका कल्याण होगा। ये गांधी जी का ट्रस्टीशिप का मूल आधार है। कहने की बात यह है। फिर अगला जो पॉइंट है, क्या कह रहे हैं, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में उत्तराधिकार नहीं। देखिए, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसमें उत्तराधिकार नहीं होगा। यानी कहने की बात है कि आज जिसको हम ट्रस्टी बना रहे हैं तो क्या उसके उत्तराधिकारी को भी ट्रस्टी बनाया जाएगा? उत्तराधिकारी को नहीं बनाया जाएगा तो इसका मतलब उस जो ट्रस्टी है, जो पूंजीपति है, उसकी समस्त संपत्ति क्या राज्य को दे दी जाएगी? इसका मतलब ये हुआ क्या राज्य को प्रदान कर दी जाएगी? देखिए, यहाँ गांधी जी ये कहना चाहते हैं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कि ट्रस्टीशिप का कोई उत्तराधिकारी तो नहीं होगा, ये वो स्पष्ट कर रहे हैं। उत्तराधिकारी हकीकत में कौन हो गए? जनता, समाज। ठीक है, तो क्या इसमें गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रस्टी, जो मौलिक ट्रस्टी है, उसके धन को राज्य अधिग्रहित कर लेगा समाज के कल्याण के लिए? यहाँ गांधी जी एकदम से क्लियर कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ ये तो वो कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी जो है वो नहीं माना जाएगा मौलिक ट्रस्टी, यानी उसके अधिकार मौलिक ट्रस्टी से कम हो जाएंगे। लेकिन वैध अधिकार है वो मौलिक ट्रस्टी का ही होना चाहिए। मौलिक ट्रस्टी यानी जिसको ट्रस्टी बनाया गया है, और उत्तराधिकार की जहाँ तक बात है उसका वो समर्थन नहीं करते। और उनके इस जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में देखिए कुछ कन्फ्यूज़न है। यहाँ वो ये क्लियर ये भी नहीं करना चाहते कि राज्य उसके संपत्ति का हरण कर लेगा, क्योंकि राज्य को भी वो शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते। राज्य को शक्तिशाली बनाने का मतलब शोषण को बढ़ावा देना। यह मूल बात यही है कि समाज कल्याण इंपॉर्टेंट है, समाज का कल्याण। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहे हैं, वह अंतिम उपाय के रूप में कानून का प्रयोग। अब यहाँ वो ये बात भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर जो पूंजीपति है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता तो कानून द्वारा अंतिम उपाय के रूप में क्या किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा कानून का प्रयोग करके। पहले सत्याग्रह द्वारा, अहिंसक पद्धति द्वारा, उससे पहले स्वतः ही अगर मन से स्वीकार कर ले, आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं वो पूंजीपतियों को,
अगर नहीं मानते हैं तो सत्याग्रह की टेक्निक द्वारा, और अगर फिर भी नहीं मानते तो राज्य द्वारा कानून का प्रयोग भी किया जा सकता है अंतिम उपाय के रूप में। ठीक है, तो ये पूंजीपति जो अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, गांधी जी के ये जो मूल गांधी जी जो इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में बताना चाहते हैं, उनके पॉइंट्स हैं। क्या कह रहे हैं गांधी जी? मैं अर्थशास्त्र मूल समस्त विचारों का जो हम कहें कि भाव क्या है, वो इन पंक्तियों में देखिए। क्या कहना चाहते हैं? अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हैं गांधी जी? मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के बीच कोई सुस्पष्ट या अन्य प्रकार का भेद नहीं करता। क्या कहना चाह रहे हैं? नीतिशास्त्र कौन सा शास्त्र? देखिए, अलग अलग समाज विज्ञान में अलग अलग विषय हैं। समाज के विभिन्न जो हमारे जीवन के ढंग हैं, उनको सिखाने के लिए भिन्न भिन्न विषय हैं। जैसे राजनीति शास्त्र, हम जानते हैं कि राजनीति और राजनीतिक तंत्र को समझाने वाला, पढ़ाने वाला विषय राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इतिहास जो हमें इतिहास का ज्ञान कराता है। वैसे ही नीति शास्त्र जो नैतिकता को पढ़ाता है, नीति को पढ़ाता है, सत्य को पढ़ाता है, न्याय को पढ़ाता है, सच्चाई को पढ़ाता है। तो गांधी जी अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र को क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में कोई सुस्पष्ट या अन्य प्रकार का भेद नहीं करता, दोनों को मिलाना चाह रहे हैं। यानी अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र के आधार पर रखना चाह रहे हैं। वह अर्थशास्त्र अनैतिक है, अनैतिक और इसलिए पापयुक्त। ऐसे अर्थशास्त्र को अनैतिक और पापयुक्त मानते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण को क्षति पहुंचाता है। शोषित श्रम द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का खरीदना और उनका इस्तेमाल करना पापयुक्त। देखिए, यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी वस्तु जो श्रमिक के श्रम का शोषण करके, यानी श्रमिकों का शोषण करके तैयार की गई है, तो ऐसी वस्तुओं को हम खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, तो यह पाप है। वह अर्थशास्त्र में पापयुक्त है जो यह अनुमति देता है कि एक देश दूसरे देश को लूट ले। यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं? इनडायरेक्ट वे में क्या, डायरेक्ट वे में ही वो क्या कह रहे हैं कि जो उपनिवेशवादी नीतियां हैं, एक साम्राज्यवादी देश द्वारा दूसरे स्थानों पर, दूसरे देशों पर अर्थ के लिए, लाभ के लिए, उत्पादन के लिए, बिजनेस के लिए जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जो शोषण किया जाता है, क्या कह रहे हैं? वह अर्थशास्त्र भी पापयुक्त है जो यह अनुमति देता है कि एक देश दूसरे देश को लूट ले। तो इसकी अनुमति वो नहीं देना चाहते हैं, जहां एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का शोषण किया जाता है। तो इस तरह से गांधी जी अर्थशास्त्र को, नीति शास्त्र को, दोनों को मिलाने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ अर्थशास्त्र की बात नहीं है, गांधी जी के समस्त विचारों में हमें यही बात नज़र आती है। गांधी जी नीति, नैतिकता, न्याय, धर्म, और जो हम बात करते हैं सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, समस्त विचारों का आधार उनके नैतिकता से ओतप्रोत विचार ही हैं। और गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट जो भाग है उसमें हम गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की आलोचना देखेंगे। वो कितना व्यवहारिक है, कितना सैद्धांतिक है, कितना आदर्श है, और कितना वास्तव में ही मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयुक्त हो सकता है, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।